घी की कीमतें, ऑयल की कीमतें और ये बिजली की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हो। आवाम को 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मुयसर आ रही है, उसमें अगर ये बिजली को भी महंगा कर देंगे तो ये तो आवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। पेट्रोल बढ़ रहा है, बिजली की बिल जो है उसमें इजाफा हुआ है, तो ये सब मुश्किलात जो है हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। पिछला बम उन्होंने हम बर्दाश्त नहीं कर सके और आगे से फिर हमारे पे पेट्रोल का एक बम गिरा दिया। डीजल भी महंगा हो रहा है, सब्जियात, दालें, चीनी, हर चीज़ महंगी हो रही है। आवाम ने ये करना है, बाइक घर खड़ी करती नहीं है, वही साइकिलें निकालनी है, वही यूज़ करनी है जो पहले दौर में होया करता था, वही सवारी पे यूज़ होया करेगी। और पेट्रोलियम बहुत महंगा होता जा रहा है। इमरान खान को कुछ सोचना चाहिए गरीब आवाम के लिए। इतनी आमदनी नहीं है जितने अखराजात हैं। अब नॉर्मली चीज़ ले लो, ये एक चीनी 60 रुपये किलो थी, अभी 120 रुपये किलो। स्टोर्स पे कौन कौन जाए? अगर जिनके करीब है वही जा सकते, दूर वाले तो नहीं जा सकते। गलत बयानी कर रहे हैं, एक तो महंगाई भी कर दी, ऊपर से झूठ भी बोली, डबल अलाव आएगा। यूटिलिटी स्टोर में जाओ तो उधर जाके चीनी वगैरह लेते हो, उधर तो बिल्कुल भूरा जैसे आटा नहीं होता। चीनी है ना, हमें यूटिलिटी स्टोर से मिल तो रही है, अगर हम ये घर पे लेके जाते हैं ना, ये बिल्कुल ही ना, ये पाउडर की तरह मिल रही है हमें। मुल्क में चीनी की कीमत में हर रोज इजाफा होता चला जा रहा है, जिसके बाद चीनी मुख्तलिफ शहरों में 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है, जिसके बाद चीनी पेट्रोल से भी महंगी हो गई है। पेशावर होलसेल मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत में 8 रुपए के बाद रिटेल कीमत 145 से 150 रुपए फी किलो हो गई है, जबकि कराची में चीनी की एक्स मिल कीमत में 2 हफ्तों में 38 रुपए इजाफा हुआ है। 3 रोज कबल चीनी की एक्स मिल कीमत 4 रुपए इजाफे के बाद 119 रुपए हो गई, जिसके बाद होलसेल कीमत 121 रुपए तक हो गई। नाजरीन, और इसके साथ साथ रिटेल कीमत 130 रुपए तक जा पहुंची है कि जो गुज़िश्ता रोज 135 रुपए फी किलो पर बंद होने के बाद आज 137 रुपए फी किलो तक ट्रेड हुई, यानी कि 3 दिनों में 18 रुपए का इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 3 सालों से चीनी की कीमत बढ़ रही है। 2018 में चीनी 52 रुपए की फरोख्त हो रही थी कि जो जनवरी 2021 में बढ़कर 91 रुपए 25 पैसे तक पहुंच गई, जो मई में 97 रुपए फी किलो पर पहुंची। तो वजीर आजम चीनी माफिया को एनआरओ ना देने का ऐलान कर रहे थे। लेकिन ये मेरा आपको वादा है कि ये जो चीनी के अंदर जिन्होंने चीनी महंगी करके अवाम को तकलीफ पहुंचा के उनको नुकसान पहुंचाया, ये मेरा आपसे वादा है कभी मेरी गवर्नमेंट चली जाए उनको एनआरओ नहीं मिलने लगा। चीनी की कीमतों में इजाफा होता रहा और चीनी कमेटी, चीनी कमीशन, अदालतें, वजीर आजम की धमकियां, हत्ता के कंपटीशन कमीशन भी कुछ ना कर सका। 15 अगस्त को कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 81 शुगर मिलों पर 44 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया। लाहौर हाई कोर्ट ने रमजान में चीनी की कीमत 85 रुपए मुकर्रर की, मगर हुकूमत इस पर भी अमल दरामद ना करा सकी। वजीर आजम ने कमीशन बनाया, रिपोर्ट सामने आई, जिसके नतीजे में इमरान खान को जहांगीर खान तरीन से दोस्ती से हाथ धोना पड़ गए, लेकिन चीनी की कीमत नीचे आने की बजाय ऊपर ही जाती रही और इसका फायदा मिल मालकान उठाते रहे। वजीर आजम चीनी माफिया को होने वाले फायदे का हमें बताते ही रहे। 1 रुपया जब चीनी महंगी होती है तो 5 अरब रुपया अवाम की जेबों से निकल के शुगर मिल्स के पास चला जाता है, और हमारे दौर में 25 रुपए चीनी महंगी हुई तो ये सोचें कि 100 अरब रुपया से ज्यादा अवाम की जेबों से निकल के शुगर मिल्स के पास चला गया। अगर हम वजीर आजम पाकिस्तान के हिसाब किताब को ही मानकर एक अंदाजा लगाएं तो 2018 में 55 रुपए की फरोख्त होने वाली चीनी अब 150 रुपए में बिक रही है, यानी कि सीधा साधा 100 रुपए का इजाफा, कि जिसके नतीजे में अब तक चीनी मिल मालकान कम से कम 300 अरब रुपए से जायद अवाम की जेबों से निकाल चुके हैं। एक जानिब तो कीमत बढ़ रही है तो दूसरी तरफ मुल्क में जखीरा अंदोजों का भी खतरा पैदा हो गया है। गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान चीनी की कीमत में 84% इजाफा हुआ। इसी तरह घी की कीमत में 133%, आटे की कीमत में 52% और दालों की कीमतों में 56% से 73% के दरमियान इजाफा हुआ है। मगर गुज़िश्ता रोज वजीर आजम पाकिस्तान 30% रिलीफ देकर हातम ताई की कब्र पर लात मार रहे थे। हम आपके सामने एक पैकेज लेके आ रहे हैं और वो पैकेज है 2 करोड़ खानदानों के लिए और वो अफेक्ट करेगा तकरीबन 13 करोड़ पाकिस्तानियों को। और ये पैकेज है 120 अरब रुपए का जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके दे रही है। इसमें हम 3 खाने पीने 15 लाख लोग मोटरसाइकिलों में चलते हैं और 2-2, 3-3 लोग बैठते हैं, यानी हमारी आधी आबादी मोटरसाइकिल पर है
वो 100 रुपए की जगह जब 125 रुपए का पेट्रोल लेगी, यही पेट्रोल जो ट्रांसपोर्टेशन जो है सब्जी मंडी का होगा, ट्रांसपोर्ट का इम्पैक्ट तो हर चीज पे पड़ता है ना डॉक्टर साहब, महंगाई उससे बढ़ती है ना, उसके लिए क्या रिलीफ है? देखिए उसके लिए तो ना हम तेल पैदा करते हैं जो हम रिलीफ दे सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि जितनी रिलीफ की जरूरत है ना, उसमें तो हमारा पूरा बजट भी नाकाफी हो। तो जाहिर सी बात है कोई भी हुकूमत ये काम नहीं कर सकती है। हुकूमत वही कर सकती है कि कितना वो अफोर्ड कर सकती है, ताकि कुछ लोगों को तो तसल्ली दे सके हम। तो ये है, इसको आप ये ना समझें कि पाकिस्तान में इतने सारे गरीब लोग हैं तो सबके पास पहुंच जानी चाहिए। शायद हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन सेहत कार्ड जो है, सेहत कार्ड कह लें या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का विश्व जो कार्ड है, वो तकरीबन 6 मिलियन से ज्यादा लोगों के पास तो अवेलेबल हैं। वो 6 मिलियन हाउस होल्ड है, ये मैं बता दूं 6 मिलियन हाउस होल्ड है, और ऑन एवरेज ये तकरीबन हर घर में 6-7 लोग तो होते हैं पाकिस्तान में, 7 के करीब हैं। तो आप 6 मिलियन को अगर मिल रहा है तो आप उससे देखें कि मल्टीप्लाइड बाय 7 तो बहुत बड़े तादाद में लोगों को ये रिलीफ नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, डॉक्टर साहब आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि 3 साल में कोई नए जॉब तो क्रिएट नहीं हुए, बल्कि खुद एक्सेप्ट करते हैं कि जहां 6 या 7 करोड़ लोग थे, मजीद में 3 करोड़ का इजाफा हो गया बेरोजगारी में, यानी कोई 9 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, गालिबन पाकिस्तान की आबादी का 40%। तो ये जो बेरोजगार हैं जिनके पास तो कहते हैं रोजगार ही नहीं है, हमने 3 साल में क्यों ऐसे हैवी प्रोजेक्ट कम से कम स्टार्ट ही कर देते। कंस्ट्रक्शन में वो कहते हैं हमने 600 अरब रुपए लगाए हैं, तो फिर ये बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? लोगों को काम क्यों नहीं? अगर काम मिले ना, आप लोगों को रिलीफ दे रहे हैं या पैकेज दे रहे हैं, या हमारे यहाँ वो सैलानी वगैरह भिखारी बना रहे हैं कि रोटी मांग के मांगो। बुनियादी चीज तो यही है ना डॉक्टर साहब, के जॉब क्रिएट किए जाते, इन्वेस्टमेंट आता। देखिए हम भूल जाते हैं कि पाकिस्तान का वजारत खजाना या पाकिस्तान का स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक कोई पॉलिसी नहीं बनाता है। जब आप IMF के प्रोग्राम में होते हैं तो IMF पॉलिसी बनाता है, हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो हम दोष किसको दे रहे हैं? इंप्लीमेंट करने वालों को या पॉलिसी बनाने वालों को? पॉलिसी बनाने वाले तो बाहर बैठे हुए हैं। तो हम जब IMF में जाएंगे तो यही होगा। इस पर कहते हैं ना कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। इसीलिए तो मैं प्राइम मिनिस्टर को मना करता था कि सर ना जाएं, आप परेशानी होगी वक्ती तौर पे, लेकिन हमें अपने पैर पर खुद खड़ा होना चाहिए। लेकिन बहरहाल, और ये भी मैंने कहा था प्राइम मिनिस्टर को कि आप 1 करोड़ नौकरी की बात करते हैं, अगर एग्जिस्टिंग नौकरी बच जाए तो बड़ी बात है। IMF के प्रोग्राम में रहते हुए आप 50 लाख घर तो आपने कहा कि हम बनाएंगे 5 साल में, अगर 5000 भी IMF को प्रोग्राम में रहते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ये भी तो मैंने उनको बताया था, अपने तजुर्बे से बताया था। लेकिन जब हमने ये रास्ता अब इख्तियार कर लिया है तो अब हमें ये देखना होगा कि हम कितना अपने इस कॉस्ट को मिनिमाइज करें, क्योंकि 1 साल अभी IMF के प्रोग्राम